नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर बात करने जा रहे हैं जिनकी मूर्तियां शायद हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जिनके विचार मतलब शायद सबसे कम समझे गए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और उन्हें दलितों का मसीहा या संविधान का निर्माता जैसे खांचों में तो हम सब ने देखा है, पर क्या हम उन्हें एक मौलिक विचारक के तौर पर जानते हैं? एक ऐसा विचारक जिसने सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज की कल्पना की थी। यही सवाल आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है, और इस पड़ताल में हमारा आधार है साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक बहुत गहरा लेख, बाबा साहब अंबेडकर, नए मनुष्य का मुक्ति संघर्ष। और ये लेख एक बहुत चौंकाने वाली बात से शुरू होता है कि 21वीं सदी में भी जाति प्रथा खत्म नहीं हुई है। खत्म होना तो दूर, वो और ज्यादा आक्रामक और नए नए रूपों में हमारे सामने खड़ी है। और राजनीति ने तो इसे खत्म करने के बजाय अपने अस्तित्व की सुरक्षा का साधन बना लिया है। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, जैसा कि लेख में बताया गया है, वो ये है कि गांधी और अंबेडकर जैसे बड़े विचारकों के विचारों को उनके पूरे संदर्भ से काट दिया गया है। मतलब बस अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, बस अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को सही ठहराने के लिए उनके अधूरे तर्कों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि हमने उनके विचारों की आत्मा को निकालकर बस उनके प्रतीकों को पकड़ लिया है। सही कहा। चलिए आज उस आत्मा को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लेख की शुरुआत होती है जाति की उत्पत्ति पर अंबेडकर के विचारों से। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, जमा हुआ वर्ग ही जाति है। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है, और ये अंबेडकर के पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं सार है। लेख के मुताबिक अंबेडकर का मानना था कि भारत का समाज भी शुरुआत में दुनिया के दूसरे समाजों की तरह ही वर्गों में बटा था। जैसे पुजारी, योद्धा, व्यापारी। हाँ, पुजारी, योद्धा, व्यापारी, मजदूर, ये स्वाभाविक था। लेकिन दूसरे समाजों में इन वर्गों के बीच एक आवाजाही संभव थी, जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं। मतलब एक मजदूर का बेटा अपनी काबिलियत से योद्धा बन सकता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। भारत में ये वर्ग धीरे धीरे इतने कठोर हो गए, इतने रिजिड हो गए कि उनके बीच की सारी आवाजाही बंद हो गई। वो जम गए, सॉलिडिफाई हो गए। और यही जमा हुआ वर्ग जाति बन गया। हाँ, और अंबेडकर के लिए जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही था कि इसने सामाजिक गतिशीलता को पूरी तरह खत्म कर दिया। आपकी योग्यता, आपकी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं रहा। आपका जन्म ही आपकी पूरी जिंदगी तय करने लगा। यहाँ पर लेख एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने लाता है, जो हमारी आम धारणा से बिल्कुल अलग है। अच्छा। लेख के अनुसार अंबेडकर इस बात को नहीं मानते थे कि मनु या ब्राह्मणों ने किसी सोची समझी साजिश के तहत इस व्यवस्था को बनाया था। ये सुनकर तो थोड़ा झटका लगता है। जी, और यहीं पर अंबेडकर के विश्लेषण की खासियत नजर आती है। वो किसी एक व्यक्ति या समूह को विलेन बनाने के बजाय इसे एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के नतीजे के तौर पर देखते थे। तो मनु ने क्या किया? उनके अनुसार मनु ने कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई थी। उन्होंने तो बस उस सामाजिक व्यवस्था को देखा, पहचाना, जो समाज में पहले से जड़ें जमा रही थी, और उसे एक धार्मिक और दार्शनिक आधार दे दिया। अच्छा, मतलब उसे एक तरह से कॉडिफाई कर दिया। बिल्कुल, उसे एक कानून की शक्ल दे दी। तो ये किसी एक व्यक्ति का प्लान नहीं था, बल्कि समाज धीरे धीरे उस दिशा में खुद ही बढ़ रहा था, और मनु ने बस उस पर मुहर लगा दी। और नस्ल के बारे में क्या? नस्लीय शुद्धता का दावा? उसे तो वो पूरी तरह से खारिज करते थे। उनका साफ मानना था कि भारत में कोई भी जाति नस्लीय रूप से शुद्ध नहीं है। हम सब एक तरह से संकर हैं, एक हाइब्रिड कौम है। तो फिर समाज जुड़ा कैसे रहा? एक सांस्कृतिक एक रूपता थी, एक जैसी जीवन शैली थी, जिसने इस बिखरे हुए समाज को किसी तरह एक साथ जोड़े रखा। तो समस्या नस्ल में नहीं, बल्कि उस सामाजिक संरचना में थी, जो धीरे धीरे पत्थर की तरह मजबूत हो गई। ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसके प्रभाव पर आते हैं। लेख में अजामिल एक बहुत मार्मिक बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि अंबेडकर को दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचार से भी ज्यादा दुख इस बात का था कि एक पूरी व्यवस्था बनाकर उनके बौद्धिक विकास को रोका गया। हाँ, ये उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी। उन्हें ज्ञान से, शिक्षा से, सोचने समझने की प्रक्रिया से ही काट दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी समुदाय को पीढ़ियों तक सिर्फ शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर करते हैं और ज्ञान के दरवाजे उनके लिए बंद कर देते हैं, तो आप असल में उनकी आत्मा को मार देते हैं। आप उनसे मनुष्य होने का सबसे जरूरी गुण छीन लेते हैं। इसीलिए वो सिर्फ छुआछूत मिटाना नहीं चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए छुआछूत तो बीमारी का सिर्फ एक बाहरी लक्षण था, जैसे बुखार होता है। और असली बीमारी? असली बीमारी थी जाति संरचना खुद।
वो पूरी संरचना को, उस मानसिकता को ध्वस्त करना चाहते थे जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानती है। वो उस जड़ पर प्रहार करना चाहते थे, पत्तियों पर नहीं। तो फिर इस हजारों साल पुरानी पत्थर जैसी मजबूत संरचना पर प्रहार कैसे किया जाए? समाधान क्या था? मुझे लगता है उनका जवाब आज भी उतना ही क्रांतिकारी है। निश्चित रूप से। लेख बताता है कि अंबेडकर के लिए इसका समाधान सिर्फ साथ बैठकर खाना खाने में नहीं था। वो इन चीजों को मतलब एक ऊपरी दिखावा मानते थे। अच्छा। उनका मानना था कि असली और स्थायी बदलाव तब आएगा जब जातियों के बीच रोटी के साथ साथ बेटी का भी रिश्ता बनेगा। यानी अंतर्जातीय विवाह। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज। सिर्फ अंतर्जातीय विवाह, ये सुनने में जितना सरल है, सामाजिक स्तर पर उतना ही मुश्किल। आज भी ये हमारे समाज के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। अंबेडकर इसे एकमात्र उपाय क्यों मानते थे? इसके पीछे उनका तर्क बहुत दिलचस्प है। अंबेडकर का मानना था कि जाति का आधार सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि गहरा धार्मिक है। धार्मिक? हाँ, और जब तक आप उस धार्मिक आधार पर हमला नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और अंतर्जातीय विवाह ठीक यही काम करता है। ये सीधे तौर पर उन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता है जो अपनी जाति के बाहर विवाह को अधर्म मानती हैं। और इससे समाज में क्या बदलता है? इससे हम और वो की भावना खत्म होती है। जब अलग अलग जातियों के बीच खून के रिश्ते बनते हैं तो भाईचारे की मतलब बंधुत्व की सच्ची भावना पैदा होती है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं था? नहीं, ये राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी पहली और सबसे जरूरी शर्त थी। क्योंकि जब तक समाज हजारों जातियों में इस तरह बटा रहेगा तब तक सच्ची स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की स्थापना हो ही नहीं सकती। मतलब एक बटा हुआ समाज कभी एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। कभी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंबेडकर के लिए एक व्यक्ति का निजी फैसला कि वो किससे शादी करता है, वो एक गहरा राजनीतिक और राष्ट्र निर्माण का काम भी है। हाँ, बिल्कुल। इसी कड़ी में लेख में हिंदू समाज पर उनकी बहुत तीखी आलोचना का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि ये एक भयग्रस्त समाज है और इस डर ने हमारी राष्ट्रीय एकता को हमेशा कमजोर किया है। ये बहुत बड़ा आरोप है। जी, उनकी आलोचना बहुत तीखी और बेबाक थी, लेकिन उसे समझना जरूरी है। लेख ये साफ करता है कि अंबेडकर हिंदू धर्म के दुश्मन नहीं थे, जैसा कि कई लोग उन्हें चित्रित करने की कोशिश करते हैं। वो ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते थे। और ब्राह्मणवाद से उनका क्या मतलब था? क्या वो ब्राह्मण जाति के खिलाफ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ब्राह्मणवाद किसी जाति का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम था। वो विचारधारा जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता और सामाजिक ऊंच नीच को सही ठहराती है। और ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है? नहीं, ये एक मानसिकता है जो हर जाति में किसी न किसी रूप में मौजूद है। यहाँ तक कि दलित जातियों के भीतर भी एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना है। अंबेडकर का आग्रह था कि हिंदू धर्म को इस ब्राह्मणवादी विचारधारा से खुद को आजाद करना होगा, तभी वो एक नए आधुनिक समाज के निर्माण में कोई सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। और इसी नए समाज से उनकी राष्ट्रवाद का विचार जुड़ा था। आज राष्ट्रवाद पर इतनी बहस होती है, लेकिन अंबेडकर का राष्ट्रवाद कैसा था? उनका राष्ट्रवाद आज की परिभाषाओं से बहुत अलग था। उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब किसी जमीन के टुकड़े से लगाव या किसी धर्म विशेष की जय जयकार करना नहीं था। तो क्या था? लेख बताता है कि अंबेडकर का राष्ट्रवाद जाति, नस्ल और रंग के हर भेद से ऊपर उठकर सामाजिक समता की स्थापना पर आधारित था। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक की गरिमा बराबर हो, हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। उनके लिए राष्ट्र एक भावना थी, बंधुत्व की भावना, जो जातियों की दीवारों को तोड़कर ही पैदा हो सकती थी। और इस राष्ट्र निर्माण में वो इतिहास को बहुत अहमियत देते थे। बहुत ज्यादा। अंबेडकर का मानना था कि कोई भी समाज अपने इतिहास की कड़वी सच्चाइयों का सामना किए बिना अपना भविष्य नहीं बना सकता। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज में क्या गलत हुआ है ताकि हम उसे सुधार सकें। वो कहते थे कि जाति प्रथा कोई ताश के पत्तों का घर नहीं है जिसे आप एक फूंक मार के गिरा देंगे। वो तो एक किला बन चुकी है। हाँ, एक मजबूत किला। और इस किले पर एक योजना बनाकर सोच समझकर हमला करना जरूरी है। और यहीं से हम आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं। जैसा कि लेखक अजामिल अपने लेख में कहते हैं, आज संकट यही है कि हम उस योजनाबद्ध हमले को तो भूल गए हैं और बाबा साहब के मूल विचारों को भी भुला चुके हैं। हाँ, उन्हें अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग खेमों में बांट दिया गया है। और ये आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से दलित और सवर्ण समाज के बीच जो खाई है वो कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही है। हर कोई अंबेडकर को अपना बनाना चाहता है, लेकिन कोई उन्हें समझना नहीं चाहता।
लेख में एक और बहुत दुखद पहलू की तरफ ध्यान खींचा गया है और वो है दलित समाज के भीतर ही बढ़ते आंतरिक संघर्ष और टकराव। ऐसा क्यों हो रहा है? जब किसी आंदोलन की मूल वैचारिक दृष्टि खो जाती है और सिर्फ प्रतीकों की राजनीति बचती है, तो ऐसा ही होता है। जब लक्ष्य एक समतामूलक समाज बनाने के बजाय सिर्फ अपनी अपनी जाति की अस्मिता तक सीमित हो जाता है, तो समाज अंदर से भी टूटने लगता है। वो बाहरी दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ने लगता है। लेकिन लेख सिर्फ निराशा की ही बात नहीं करता, उसमें एक उम्मीद भी दिखाई देती है। अजामिल लिखते हैं कि आज समाज में चाहे वो किसी भी जाति का हो, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस रोज रोज के जाति संघर्ष से मुक्ति चाहते हैं। वो एक बराबरी वाला समाज चाहते हैं। और यही उम्मीद की किरण है। लेख कहता है कि ब्राह्मणवाद का वो मजबूत घेरा अब धीरे धीरे टूट रहा है। इंसान इंसानियत की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में बाबा साहब अंबेडकर हमारे सबसे बड़े वैचारिक मार्गदर्शक हो सकते हैं। अगर हम उन्हें सही से समझने को तैयार हों। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है कि अजामिल का लेख ही बिल्कुल साफ कर देता है कि हमने अंबेडकर को एक संविधान निर्माता और एक समुदाय के नेता के फ्रेम में इतना कसकर फिट कर दिया है कि हम उनके क्रांतिकारी सामाजिक विचारक और राष्ट्र निर्माता वाले रूप को देख ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। लेख का मूल संदेश यही है कि आज हमें बाबा साहब का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। उनकी मूर्तियां लगाना, उनकी जयंतियां मनाना या उन्हें मसीहा मानकर पूजना बहुत आसान है। मुश्किल काम है उनके विचारों के रास्ते पर चलना। और बदलाव नारों से नहीं, बल्कि आपसी संवाद से, वैचारिक ईमानदारी से और सामाजिक समन्वय से ही संभव है। उनके विचारों को उनकी समग्रता में समझना, टुकड़ों में नहीं, आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सीधे इस लेख की आत्मा से जुड़ा है। लेख में अंबेडकर के हवाले से कहा गया है कि जाति व्यवस्था एक मजबूत किला बन चुकी है जिस पर एक योजनाबद्ध आक्रमण आवश्यक है। तो सोचने वाली बात है कि आज के इस दौर में हम सबके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर वो योजनाबद्ध आक्रमण कैसा दिख सकता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में वो कौन से छोटे बड़े कदम हो सकते हैं जो इस किले की दीवारों में दरार डाल सके। नमस्कार।